Hi everyone, myself Shoaib Hamza and today we are going to do sensitive analysis in operation research। ये सेंसिटिव एनालिसिस की पहली वीडियो है जिसमें हम पहले पार्ट को कवर करेंगे। इसके अलावा इसके कम से कम 3 पार्ट और आएंगे क्योंकि अभी तक सर ने 2 पार्ट्स कवर किए हैं और उनमें से आज पहला पार्ट हम कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। ऑपरेशन रिसर्च बाय शोएब हमजा। टॉपिक क्या आज का हमारा सेंसिटिव एनालिसिस। उसमें क्वेश्चन जो है वो है रेडी मिक्स का जिसमें इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पेंट होता है। ये क्वेश्चन मुझे रट चुका है बिल्कुल, तो मैंने बगैर देखे लिखा है। अगर इसमें कोई मुझे नज़र तो नहीं आ रही फिर भी हो तो एडजस्ट कर लेना कोई मिस्टेक हो। लेकिन हाँ, तुम लोगों ने ना पिन कमेंट ज़रूर देखना है। कोई भी वीडियो की मिस्टेक वगैरह होती है तो पिन कमेंट में उसको हाईलाइट ज़रूर किया गया है, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग लेट स्टार्ट। ये हमारे पास सेंसिटिव एनालिसिस है, ये हमारे पास क्वेश्चन है रेडी मिक्स का और इसका ग्राफ ये हमने बना लिया है। ठीक है, ऐसे जादू से ग्राफ बन जाए तो क्या ही बात है। ठीक है, इतना जो पार्ट है ना ये आपके पास क्वेश्चन में आएगा। ये ग्राफ आपको बनाने की ज़रूरत नहीं सेंसिटिव एनालिसिस के क्वेश्चन में। सेंसिटिव एनालिसिस के क्वेश्चन में ये आपको गिवन होगा। सेंसिटिव एनालिसिस को शैडो प्राइस भी कहते हैं, तो दोनों ही सेम है ऑलमोस्ट। तो इतना ये आपके पास गिवन होगा। आपको करना क्या होगा, हाँ इससे पहले हाँ मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, सर ने भी पूछी थी, बड़ी काम की चीज़ है। अगर आपको ये नहीं आता ना तो आप सेंसिटिव एनालिसिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मार्क्स भी शायद मिल जाए बट कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो ये चीज़ पता होना ज़रूरी है। जो क्वेश्चन मैं आप सब करने वाला हूँ, अगर ये चीज़ नहीं पता थी तो अब आपको लाजमी आनी चाहिए। इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है ये देखें। ये जो मैक्स जी 5x1 + 4x2, यहाँ पे 5 क्या है? ठीक है, पता है आपको? पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो अभी सोचे क्या है। और ये x1 क्या है, यहाँ पे 24 क्या है, ये 6 क्या है, ये 1 क्या है, ये 2 क्या है। ठीक है, बेसिकली अब आप कहोगे ये x1 डिसीजन वेरिएबल्स तो हैं लेकिन एक्चुअल में है कि रिप्रेजेंट किस चीज़ को कर रहा है। ये x1 डिसीजन वेरिएबल है, वो आपकी बात ठीक है। ये 5 कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, वो आपकी बात ठीक है। लेकिन 5 है कि क्वांटिटी किस चीज़ की है ये, ठीक है कि एक्चुअली। ठीक है, ये 24 एक्चुअली क्या है। तो ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अब तक पता थी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता थी तो मैं आपको बताता हूँ क्या होती हैं चीज़ें। तो ये होते हैं, देखें ये जो होता है ना कोफिशिएंट के साथ डिसीजन वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है 5, ये होता है पर यूनिट प्रॉफिट। ठीक हो गया। और ये जो x1 x2 डिसीजन वेरिएबल्स एक्चुअल होते हैं जो इनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एंड प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो 24 लेस देन 24 या ग्रेटर देन 6 जो भी होता है ना, यहाँ पे जो चीज़ होती है इक्वल टू के, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू के, तो वो होते हैं रिसोर्सिस या अवेलेबिलिटी या मार्केट कॉन्स्टेंट्स या डिमांड्स, तो वो आते हैं रिसोर्सिस के अंदर। ठीक हो गया। तो ये हो गए रिसोर्सिस, ये हो गए पर यूनिट प्रॉफिट, और x1 x2 आपके पास हो गए एंड प्रोडक्ट। ये चीज़ रिकैप करके लाजमी देखना, अगर ये नहीं आया तो आपका क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट वी नीड टू डू, हमें करना क्या है। ये चीज़ तो हमें समझ आ गई, अब करना क्या है, चाह क्या रहे हो। ठीक है, ये आपके पास वापस से क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो कोफिशिएंट है ना पर यूनिट प्रॉफिट, कोफिशिएंट, कांस्टेंट जो भी है, इसको आपने बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना हो सकता है और कम से कम कितना हो सकता है। सिमिलरली ये वाला 4 भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है और कम से कम कितना हो सकता है, ये चीज़ बतानी होती है। लेट कर लो C1 को कह दिया हमने 5 है, C2 कोफिशिएंट जो है x2 का 4, उसको हमने 4 ही लेट कर लिया। हमें करना क्या होगा अल्टीमेटली, देखो C1 जो पहला कोफिशिएंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है और वही कम से कम कितना हो सकता है। इसी तरह दूसरे वाले के लिए भी C2 ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, C2 कम से कम कितना हो सकता है। बेसिकली एक अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आपने रेंज निकालनी होती है। ठीक हो गया। इसके लिए फॉर एग्जांपल ये इसकी रेंज नहीं है, एग्जांपल के तौर पे वैसे आपको बताइए इसकी रेंज डिफरेंट निकलेगी। देखें जो C1 है वो कम से कम 3 तक जा सकता है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक जा सकता है। ये इसकी रेंज बता दी गई C1 के लिए। इसी तरह से C2 की भी निकालनी है। C2 कम से कम 2 पे जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 पे जा सकता है। वी नीड टू फाइंड दीज रेंज फॉर ईच कोफिशिएंट। जितने भी कोफिशिएंट होंगे ना, हर कोफिशिएंट की हमें एक रेंज बतानी है। ठीक हो गया, इतनी बात समझ आ गई। ये रिकैप करके लाजमी आपने देखना है। ठीक है, ये चीज़ इस क्वेश्चन की नहीं है, बस एग्जांपल के तौर पे लिखी है, इसको हम प्रॉपर एक्यूरेट निकाल के भी दिखाएंगे। ठीक हो गया।
हमें पता चल गया हमने क्या करना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन है जो सेकंड पार्ट होगा, हमने इसमें 24 के साथ खेलना होगा। ये जो रिसोर्सेज है ना, इसको ज़्यादा ज़्यादा कर लेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, कम से कम कर लेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, वो अगले वीडियो का पार्ट है। तो आज हम वो डील नहीं करेंगे क्योंकि लेंथी है क्वेश्चन थोड़ा सा। हाउ टू डू इट, अब जो बात आती है इसको ज़्यादा रेंज निकालनी है हमने, कम से कम ज़्यादा ज़्यादा वाली, तो उसको हमने करना कैसे, हाउ टू डू इट। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन्स इन विच ऑब्जेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट। उन दो लाइंस की हमें स्लोप निकालनी है जिनके दरमियान ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। समझ आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो इसे दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आल्सो फाइंड स्लोप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमें 3 स्लोप्स निकालनी पड़ेंगी जिनके दरमियान ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाई करता है, वो वाली स्लोप भी और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप भी। ये जो मैंने बकवास करी है इसका मतलब क्या है ज़रा देखें। यहाँ पे देखें, ये ग्राफ था, ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्स जी को, रेड लाइन कर रहा है रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट्स को, ठीक हो गया। यहाँ पे देखो ये ब्लू लाइन, ठीक है, ये नेस्टेड ओ के साथ रिप्रेजेंट की, कॉन्स्टेंट 1 है, ये कॉन्स्टेंट 2 है, ये कॉन्स्टेंट 3 है, ये कॉन्स्टेंट 4 है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किन 2 लाइन्स के दरमियान एग्जिस्ट कर रही है। तो भाई हमें पता लग रहा है ये इन 2 लाइन्स के दरमियान, आपने पॉइंट पे देखना है, ये जो मैक्सी वाला यहाँ पे मैक्सिमम होता है आपका प्रॉफिट, इधर कौन कौन सी लाइन इंटरसेप्ट कर रही है, हमें ये पता चले प्रॉफिट वाली लाइन है, एक ये वाली कॉन्स्टेंट है, कौन कौन सी कॉन्स्टेंट है, पहली और दूसरी हमें पता चल रहा है। अब बात आती है यार ये कॉन्स्टेंट 4 थी, ये कॉन्स्टेंट 3 थी, ये वाली हमने क्यों नहीं ली, इसकी वजह भी बताता हूँ मैं। बड़े ही मज़े की एग्जाम्पल मैंने कोट की है, ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई द कॉन्स्टेंट और लाइन्स जिन पे वो एग्जिस्ट करती है। रज़िया गुंडों में फंस गई ठीक है, इसको ज़रा देखें, ये आपके पास रज़िया है, ठीक हो गया, और ये सारे गुंडे हैं, सही है। G1 G2 ये गुंडा नंबर 1, गुंडा नंबर 2, गुंडा नंबर 3, और ये क्यूट सी जो डॉल है ना, वाहियात सी सिंग है, पता नहीं बाल है, ये रज़िया है हमारे पास, ठीक है। ये G4 G5 ये सारे गुंडे हैं हमारे पास। अब आपसे क्वेश्चन है कि रज़िया किन 2 गुंडों के दरमियान, इन सब के दरमियान में तो है, 3 इस तरफ है 3 इस तरफ, वो चीज़ नहीं देख रहा, देखनी हमें देखना है किन 2 के दरमियान है। क्या ये G2 और G5 के दरमियान है, क्या ये G1 और क्या बस वाहियात सवाल पूछ रहा हूँ, इतना ईजी। हमें पता लग रहा है G3 और G4 के दरमियान में रज़िया है, तो जिनके दरमियान में वो वाली देखनी होती है। समझ ले कॉन्स्टेंट 1 है, ये कॉन्स्टेंट 2 है और बीच में हमारे पास रज़िया है। सिमिलरली जो रज़िया है ना वो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और ये जो G3 है आपके कॉन्स्टेंट 1 है और ये कॉन्स्टेंट 2 है। इसी चीज़ को मैंने अभी एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले, ये ग्राफ के अंदर जो ब्लू लाइन है समझे रज़िया है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा किधर तक जा सकती है, ये बीच में है तो ना ऐसे मूव करेगी ये, ठीक हो गया। यानी कि एक चीज़ होती है पैरेलली मूव करना, नहीं ये एक्सिस के राउंड, जैसे घड़ी के वो जो राउंड एंड राउंड करता है ना मूव, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो आपने इसको देखना है ये ज़्यादा से ज़्यादा किधर जा सकती है, कम से कम किधर जा सकती है। इसी तरह यहाँ से भी ज़्यादा कितना भाग सकती है, भाग बसंती, ऐसे बसंती भी भाग बसंती भाग कहाँ तक भाग सकती है, ठीक है, ये चीज़ हमने निकालनी होती है। अब हमें पता चल रहा है कि ये जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा भागती G4 के पास ही उसे आएगी तो उसे गोली से मार ही देना, उसने फंसी तो ही है, ठीक है। यहाँ से भी भागते हुए G3 के दरमियान तक आ सकती है, इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकते, उनके पास गन्स हैं भाई, पता लग रहा है हमें, ठीक हो गया। अब हमें पता चल चुका है एज नाउ वी नो दैट आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2, ये चीज़ हमें पता चल चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जिनके दरमियान में है, ये मैंने लिखा था, जिनके दरमियान में है वो वाली लाइंस और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की अपनी लाइन की, इन तीनों की हमें स्लोप निकालनी होती है। अब भाई साहब स्लोप निकालनी कैसे है, हमने स्लोप ऑफ लाइन 1, आपने जो भी लाइन थी, जो पहली लाइन थी या दूसरी लाइन थी, उसकी आपने इक्वेशन लिख लेनी है, ठीक है। जब आप इक्वेशन लिख लोगे तो ये आपका स्लोप का फार्मूला है। अब बात आएगी ये वाला फार्मूला, बेसिक एक्चुअल जो होता है मैथमेटिक्स में हमारे पास फार्मूला y=mx + c y/x, इसकी तरफ मत जाना, इससे आप कन्फ्यूज हो जाओ। आप कहोगे x2 ऊपर आना चाहिए, x1 नीचे आना चाहिए, तो इसमें आप पढ़ो ना, उस फार्मूले को भूल जाओ, ठीक है। वो एक अलग कंसेप्ट हो जाए, वो अभी समझाने को समझा दूँगा मुझे पता, लेकिन उसमें कन्फ्यूज हो जाओगे। तो आपने डायरेक्ट ये वाला फार्मूला देखो, कोफिशिएंट ऑफ x1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x2, ये इक्वेशन है। इधर x1 का कोफिशिएंट कौन सा है, 6, वो हमने 6 लिख दिया है। x2 का कोफिशिएंट कौन सा है, 4, तो हमने वो 4 लिख दिया है, ठीक है। 6/4,
उस तरह करते ना तो 4/6 होता, उसको फिर थ्रू आउट द क्वेश्चन आपको वो लेके चलना पड़ता, उससे कन्फ्यूजन हो जाती। तो आप इसी को लेके चलो, क्योंकि सर ने भी यही करवाया, सर वाला मेथड मैं फॉलो कर रहा हूँ। उसके बाद पहली चीज़ आपने पहली कॉन्स्टेंट की स्लोप निकाली है, अब किसकी निकालनी है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि बीच में ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो बीच में उसकी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था हमारे पास? 5x1 + 4x2। इसके क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x1, कोफिशिएंट ऑफ x2। इसका कोफिशिएंट x क्या है? 5 है, इसका x2 का कोफिशिएंट क्या है? 4 है, तो 5/4 आ गया, ठीक है। इसके बाद लाइन 2 का भी निकालना है, x1/2 इस तरह आ जाएगा 1/2। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं 2/4 कैसे लिखा है यार, सिंपल सी बात है, 1/2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2/4। वो कैसे? 1/2 निकला था ना इसका यहाँ से स्लोप, तो 1/2 को 2/2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2/4, ये 2 हो जाएगा और ये 2 4 हो जाएगा, इसको 2/4। अभी 2/4 किया क्यों था? ज़रूरी नहीं है, आप 1/2 को भी लेके चल सकते हो। क्यों किया था? इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे 5/4 है और इधर से यहाँ पे 6/4 है, इसी तरह हम यहाँ पे बना लिए 2/4। 4 हर जगह हमने सेम कर लिया, हमें काटना पीटने में आसानी हो जाएगी इसलिए। बट वो आसानी ना एक पहाड़ बन गई थी, उल्टा मसला हो गया था इसकी वजह से ना। तो बस मसला ज़्यादा यही है, आपको कुछ भी नहीं करना, उसको 2/4 बनाने के लिए इसको 2/2 से मल्टीप्लाई किया था। 1/2 को लेकर चलना चाहते हो तो वो भी ठीक है। इतनी बात होगी, हमने स्लोप क्वेश्चन 1 की भी निकाल ली, क्वेश्चन 2 की भी निकाल ली, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की भी निकाली। अब क्या करना है? राइट ऑल स्लोप्स इन ऑर्डर, तमाम स्लोप्स को एक ऑर्डर में लिख लेना है, ठीक है। 2/4 लेस देन C1/C2 और ये 6/4। अब बात आएगी यहाँ पे, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये जो 2/4 है ये तो लाइन 2 की स्लोप है और ये 6/4 है तो लाइन 1 की स्लोप थी। यहाँ पे 6/4 नहीं आना चाहिए था और यहाँ पे 2/4। अब आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे पता है, ठीक है। इसलिए ये क्यों लिखा गया ये वजह बताता हूँ आपको। देखो 2/4 को करोगे ना, आई थिंक 0.5 आएगा, वो छोटा है। 6/4 करोगे ये 1.5 आता है, तो ये बड़ा है। जो बड़ी चीज़ होती है ना उसको राइट हैंड साइड पे लिखना है और जो छोटी लिखनी है वो लेफ्ट साइड पे लिखनी है। अब इस लाइन का मतलब क्या है? C1/C2 बड़ा होना चाहिए 2/4 से और C1/C2 लेस देन होना चाहिए 6/4 से। ये दो बातें लिखी हुई हैं, इस पूरी चीज़ में दो बातें लिखी हुई हैं। अब इन्हीं दो बातों को हम दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे, आगे डिवाइड करके भी दिखाया गया है। देखो दो बातें लिखी हुई ना, एक तो लिखा हुआ कि इनसे ये छोटा नहीं होना चाहिए और इनसे ये छोटा होना चाहिए, दो बातें लिखी हुई हैं। अब इन दोनों बातों को हम स्प्लिट करने लगे हैं, ठीक हो गया। ये देखो, अब आप पहले एक की तरफ जाओ, ठीक है, दूसरी को भी नहीं देखना, एक को करोगे बाकी सेम ही है, ठीक है। हमने उसको एक पार्ट में तोड़ दिया। यहाँ पे देखना है कि ये दो चीज़ें लिखी हुई थी ना, तो हमने इस चीज़ को उठा लिया, ठीक है, उस चीज़ को एक साइड पे रख दिया, इस चीज़ को भी उठा लिया। दो बातें लिखी हुई थी, दोनों को हमने सेपरेट सेपरेट करके लिख दिया। यहाँ तक थोड़ा रोक के देख लो, ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कैसे लिखी है। 2/4 इस चीज़ को उठा के यहाँ पे लिख दिया है और इस चीज़ को उठा के यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर? चलें आगे चलते हैं। नहीं क्लियर तो आप रिकैप करके देख सकते हो, ठीक है, बैकवर्ड करके। अब हम सॉल्व करने लगे इस चीज़ को। कीपिंग C1 कांस्टेंट, यहाँ पे बड़ी कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ। जिसको कांस्टेंट रखोगे ना उसके अपोजिट, यानी कि एक C1 है और एक C2 है। C1 को कांस्टेंट रखोगे ना तो C2 की वैल्यू निकलेगी, C2 को कांस्टेंट रखोगे तो C1 की वैल्यू निकलेगी। ये कैसे निकलेगी करके दिखाता हूँ मैं, ये ट्रिक थी, वैसे समझ आई जाएगी आपको भी। कीपिंग C1 कांस्टेंट, हमें पहले C1 को भी कांस्टेंट रख के देखना पड़ेगा, C2 को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब कीपिंग C1 कांस्टेंट से मुराद क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो यहाँ पे C1 है ना उसकी जो वैल्यू है वो रख दो। अब C1 C2 क्या था मुझे पता है, भूल चुका होगा। C1 जो था ना वो मैक्स जी में 5 था, मैक्स जी में जो था ना, मैं आपको दिखाता हूँ, हमने लेट भी किया था, यहीं से देख लेते हैं। ये था C1, ये देखो C1 और ये था C2, ठीक हो गया। इसी चीज़ को हम आगे सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो C1 कीपिंग C1 कौन, C1 क्या था 5 था, तो मैंने 5 की वैल्यू लिख दी और जो C2 को कांस्टेंट तो नहीं रखा ना उसको मैंने एज इट इज़ रखा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, C2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही काम एक स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया गया है, ठीक हो गया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए 4 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ये वाली इक्वेशन 2C2 लेस देन 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ये क्या बन जाएगी 20, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाए, इधर आके डिवाइड हो, कैलकुलेशन है ये तो आती होंगी, सिंपल वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो C2 क्या हो जाएगा लेस देन 10 हो जाएगा। इसी तरह से मैंने क्या कहा था, दो पोर्शन में डिवाइड किया था। अब हम पोर्शन इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे देखें C1/C2 6/4, ठीक है। कीपिंग C1 कौन सा, अभी C1 को ही कॉन्स्टेंट रखें, C2 को भी कॉन्स्टेंट रखेंगे,
कीपिंग C1 कांस्टेंट, यहाँ पे C1 की जगह हमने 5 पुट कर दिया, C2 नीचे आ गया एज, और यहाँ पे कटा पेटी मल्टीप्लाई थोड़ा करके हमने C2 की वैल्यू निकाल ली। C2 इज़ ग्रेटर देन 10/3। हमने ये दो चीज़ें निकाल ली, दो पोर्शन को डिवाइड किया था ना ऐसे, एक पूरी इक्वेशन लिखी हुई थी, ठीक है। कौन सी की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली इक्वेशन की। इसको हमने ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, ऐसे कर दिया था। उसके बाद हमें ऐसे वापस जोड़ना भी है। पहले एक बनी हुई थी, उसको हमने तोड़ा है, अब उसको वापस जोड़ना भी है, ठीक है। मर्ज शॉर्ट्स शायद आपने पढ़ा हो तो उसी की तरह से थोड़ा सा है, इसलिए अच्छी से समझ आ जाएगी, ठीक है। DSA में पढ़ा था हमने, मैंने तो नहीं, हाँ मैंने पढ़ा था, हमें सर ने ही पढ़ाया था, वो दूसरे सेक्शन को पढ़ाया था। एनीवेज, तो अब ये हमने दो वैल्यूज़ निकाल ली हैं, यानी कि ऐसे करके तोड़ के निकाल ली। अब हमें इसको वापस जोड़ना भी है, एक जगह मर्ज करना है। लेट्स मर्ज देम करके ये हमने लिखना है। अब आप कहोगे कि 10/3 तो राइट हैंड साइड पे था, और ये C2 ये जो था ये तो इधर था, ये स्वैपिंग ये क्या कैसे हुआ है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग करनी है। आपको देखना है C2 लेस देन 10/3, यानी C2 जो होना चाहिए इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक हो गया। 10/3 को डिवाइड करोगे तो 3.3 समथिंग आएगा, और ये C2 10, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 हो सकता है, कम से कम वो 3.3 या 10/3 हो सकता है। मर्ज किया तो ये कुछ इस तरह से लाइन बनेगी। अब यहाँ पे देखें 10/3 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। 10/3 3.3 बनेगा, ठीक है। ये हमने निकाल लिया है। अच्छा, ये मुझे पता है ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए मैंने एग्जांपल कोट की है ये वाली। ये देखो, जिसकी तरफ ये बड़े बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती थी, जो इफ़ में जो कंडीशन लगा देते ना उसमें बच्चे फंसे होते थे। यहाँ पे देखो ये क्या साइन है, जिसकी तरफ छोटा है ना, ये कोना है ये वाला, उस तरफ वाली जो वैल्यू होगी ना वो छोटी होती है, और जिसकी तरफ ऐसे मुंह खुला होता है यूँ ऐसे करके ना, वो चीज़ होती है बड़ी वाली। तो 20 की तरफ ये बड़ी वाली वैल्यू होती है। इसी तरह से लिखा हुआ है 10 इज़ लेस देन 20, और यहाँ पे बड़ा वाला मुंह किसकी तरफ है, 30 की तरफ है। क्या रिवीजन करें, 30 इज़ ग्रेटर देन 20। इसी तरह से 100 इज़ ग्रेटर देन 50, ठीक हो गया। मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ। एनीवेज, ये चीज़ आपको अब समझ आ गई। तो छोटा होता है उसको लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, बड़ा होता है उसको राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। इसी तरह से अभी हमने क्या किया था, हमने किया था कीपिंग C1 कांस्टेंट, यहाँ पे C1 की वैल्यू लिखी थी। इसी तरह से हमने क्या करना है, अब C2 को कांस्टेंट रखना है। C2 की वैल्यू क्या थी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिम में 5x1 + 4x2, तो 4x2 x2 के साथ कौन सा था, C2 4, तो उसको भी हम करेंगे अभी, ठीक हो गया। दिस इज़ ऑफ C2, ठीक हो गया। लेट्स डू फॉर C1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, C2 को कांस्टेंट करना पड़ेगा। जिसको कर रहे होते हैं ना उसको अपोजिट वाला, अपोजिट नहीं, यानी कि C1 को कर रहे हैं तो C2 की वैल्यू निकलेगी, C2 को कांस्टेंट रखें तो C1 की वैल्यू निकलेगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक लाइन है पूरी, ठीक है। इसी को हम दो पार्ट्स में सिमिलरली ऐसे डिवाइड करने लगे हैं, ठीक है। डिवाइड किया, पहली चीज़ हमारे पे ये बन गई। पहले हमने C1 को कांस्टेंट रखा था और C2 की वैल्यू निकली थी। अब हम C2 को कांस्टेंट रख रहे हैं तो C1 की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। कीपिंग कांस्टेंट C2, ठीक हो गया। बाकी चीज़ एज इट इज़ आगे C2 की जगह हमने 4 लिख दिया, ये 4 लिख दिया, 4 से कट हो गया, ठीक है। इसलिए 4 किया था यहाँ पे, 4 से कट हो गया, और C1 की वैल्यू निकलाई 2। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन था C1/C2, ये करके C2 को हमने कांस्टेंट रखा, ठीक है। यहाँ पे 4 आ गया, 4 कट हो गया, C1 क्या हो गया, लेस देन 6। अब हमारे पास दो चीज़ निकल गई, ये और ये। मैंने कहा था ऐसे करके और वापस से हमें जोड़ना है उसको। मर्ज जब करेंगे, लेट्स मर्ज देम, तो ये देखें C1 2 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये वाली इक्वेशन भी बन गई हमारे पास। अल्टीमेटली हमने क्या चीज़ फाइंड करनी थी, हमें देखना था ये 5 ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, कम से कम कितना हो सकता है। हमें पता चल गया ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। हमें पता चल गया दिस 5 कैन बी मैक्स 6 एंड मिनिमम 2, ये देखो मैक्स 6 मिनिमम 2, ठीक हो गया। और दिस 4 कैन बी मैक्सिमम 10 एंड मिनिमम 10/3। ये आपके पास हो गया आज का पोर्शन कंप्लीट। बस इसमें रिकैप मैं आपको दे देता हूँ, करना क्या क्या होता है, ठीक है। ये ग्राफ में आपके पास क्वेश्चन गिवन होता है, ठीक हो गया। इसमें आपको ये पता होना चाहिए एंड प्रोडक्ट कौन सा होता है, पर यूनिट प्रॉफिट कौन सा होता है, रिसोर्सेज कौन से होते हैं, हमें करना क्या होता है, हमें इसकी पहले मैक्सिमम बतानी होती है, मिनिमम बतानी होती है, कम ज़्यादा कम से कम, ठीक है। इस तरह से ये रेंजेस निकालनी होती है बेसिकली हमें, ठीक हो गया। ये निकालेंगे कैसे, हमें स्लोप रज़िया वाली एग्जांपल याद रखना, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देख लो, इन सब की स्लोप्स निकालनी है। स्लोप का फार्मूला ये वाला है, बस सिंपल, ये पहले को ऊपर रखो, दूसरे को नीचे डिवाइड कर दो,
4 आ गए, इसमें 5/4 आ गए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप, तीनों की जब स्लोप निकल गई उनको एक ऑर्डर में रख देना, ऑर्डर में रख लोगे, उनको 2 पोर्शन में डिवाइड करोगे, 2 पोर्शन में डिवाइड करके वापस जोड़ना भी है। एक दफ़ा पहले C1 को कांस्टेंट रखोगे, फिर C2 को कांस्टेंट रखोगे और ये दोनों की रेंजेस आपके पास आ जाएंगी। ठीक हो गया। ये था आज का पूरा लुब्बे लबाब जो मैंने आपको दे दिया है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और ये था क्वेश्चन पार्ट नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 2 भी जल्द आएगा, तब तक के लिए बाय बाय।